Hello students, myself Jitendra Kumar Dubey. Welcome to the worldwide classroom of English, Telling English Classes पटना। मैं जितेंद्र कुमार दुबे आपको आज टाइम एंड टेंस का कंसेप्ट दूंगा। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर भी दिखाई पड़ रहा है, टाइम एंड टेंस। ऐसे तो आप लोगों ने बहुत से टीचर से पढ़ा होगा टाइम और टेंस के बारे में, बट जो मैं कंसेप्ट देने जा रहा हूँ कुछ डिफरेंट टाइप का होगा। अक्सर पूछा जाता है कि टाइम क्या है, टेंस क्या है, तो लोग बता देते हैं या स्टूडेंट्स भी बता देते हैं कि टाइम माने समय, टेंस माने काल, बट दिस इज़ नॉट क्लियर कंसेप्ट। टाइम, मैं कहता हूँ कि टाइम माने समय तो ज़रूर होगा, टाइम माने कोई काल नहीं कह देगा, टाइम माने समय ही कहेगा, बट व्हाट इज टाइम? तो टाइम को डिफाइन कैसे करेंगे? टाइम इज फ्लो ऑफ मोमेंट्स। टाइम इज फ्लो ऑफ मोमेंट्स यानी टाइम जो है समय की धारा है, एक धारा प्रवाह के साथ, एक करंट के साथ। टाइम एक करंट है, धारा की तरफ बढ़ती जाती है। समय को हम लोग रोक नहीं सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि हमेशा चलने वाले समय को हम समझेंगे कैसे? तो हम एक पॉइंट पर क्या अपने आप को हम रोक लेते हैं। जैसे हम यहाँ आज खड़े हैं, इस टाइम को फॉर द टाइम बीइंग, ये मेरा वर्तमान है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर। तो ये जो पॉइंट है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये पॉइंट क्या हो गया? मेरा प्रेजेंट हो गया, मेरा प्रेजेंट हो गया। इस पॉइंट से जितना एक मिनट पहले कहीं था, या एक वर्ष पहले था, या कई वर्षों पहले था, ये सारा समय मेरा क्या हो गया? पास्ट। और आने वाले समय को हम क्या कहेंगे? फ्यूचर। तो ऑटोमेटिक टाइम इज़ फ्लो ऑफ मोमेंट्स। फ्लो जो कभी रुकती नहीं है, हमेशा बहते जाती है। समय एक धारा है, मोमेंट्स का पल पल समय घड़ी की सुई के साथ टिक टिक करके आगे बढ़ते जाता है। तो इस चलायमान समय को, इस मूविंग टाइम को समझने के लिए हम क्या किए हैं? इसका 3 पार्ट बना दिए हैं। हम आज यहाँ खड़े हैं, ये मेरा प्रेजेंट हो गया। हम कहीं थे, ये मेरा पास्ट हो गया। और हम कहीं होंगे, ये मेरा फ्यूचर हो गया। तो अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज टेंस? तो टेंस, ऑल राइट, डिवीजन ऑफ टाइम, यानी समय का विभाजन। यानी अगर समय कोई स्फेयर है तो इसके कितने टुकड़े होंगे? 3 टुकड़े होंगे। एक टुकड़ा प्रेजेंट, दूसरा टुकड़ा पास्ट और तीसरा टुकड़ा फ्यूचर। If time is a sphere, whole time is a sphere, then it has 3 parts. The first part is past, second part is present, and the third part is future. अगर कोई पूछ दे कि टेंस 3 ही क्यों हुआ, 4 क्यों नहीं हुआ, 5 क्यों नहीं हुआ, चूँकि पूरे टाइम को हमने 3 भाग में बांट दिया है, इसलिए टेंस 3 हुआ। सिंपल सा बात है। और the entire time has been divided into 3 parts. So the tenses are 3. कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हाँ, अगर हम कहें कि सबसे पहले कौन समय पहले आया होगा, तो पास्ट पहले आया होगा, उसके बाद तब प्रेजेंट, तब आने वाले समय को फ्यूचर, बीते हुए समय को पास्ट। पास्ट को भूत भी कहते हैं। भूत मीन्स जो बीता हुआ, पास्ट। पास्ट मतलब पास्ट टाइम। पास्ट और क्लियर करते हैं, पास्ट टाइम, पास्ट टाइम। प्रेजेंट ऑन गोइंग टाइम, ऑन गोइंग टाइम। फ्यूचर को क्या कहेंगे? कमिंग टाइम। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। I was
in Allahabad. I am in Patna. I will be in दिल्ली. मैं इलाहाबाद में था, ये मेरा पास्ट हुआ. मैं पटना में हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है. और मैं दिल्ली में रहूँगा, ये मेरा फ्यूचर है. तो सिंपल सा बात है कि टाइम का जो सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है, इस सेगमेंट इज कॉल्ड ए सेपरेट टेंस. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब मैं समझता हूँ कि किसी को इसमें कोई डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. अब हर एक टेंस का 4 रूप होता है, 4 फॉर्म होता है. इंडेफिनिट, continuous, perfect and perfect continuous. ये प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा और फ्यूचर में भी होगा. यानी इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे और इसमें भी 4 होंगे. अगर हम लकीरों को बारीकी से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 3 टेंस into 4 forms इक्वल टू 12. तीनों टेंस के 4 रूप होंगे. तो इस तरह से 3 into 4 12 फॉर्म्स होंगे. तीनों टेंस के 12 फॉर्म्स होते हैं. और बारी बारी से इनडिफिनिट का मतलब होता है जो अनिश्चित है. मैं पढ़ता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ. ये हैबिट भी बताता है, एक तरह से बाज़ार जाने की आदत को भी बताता है, किसी घटना को. और मैं पढ़ रहा हूँ, अभी एट प्रेजेंट वो काम जारी है. मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं खड़ा हो रहा हूँ या खड़ा हूँ, एक ही बात है. मैं खड़ा हो रहा हूँ, आई एम स्टैंडिंग. मैं खड़ा हूँ, बहुत बारीक चीज़ है ये, बारीकी से समझना होगा. मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग. और मैं खड़ा हो रहा हूँ, इसका भी ट्रांसलेशन होगा आई एम स्टैंडिंग. बिल्ली फर्श पर पड़ी है. द कैट इज लाइंग ऑन द फ्लोर. तो फर्श पर पड़ी है माने दैट इज कंटिन्यूड एक्शन. और परफेक्ट का मतलब जो पूर्ण हो गया है, जब मैं खा चुका था. द एक्शन ऑफ ईटिंग वाज कंप्लीट. और परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब कि जैसे बहुत समय से वो काम होते आ रहा है, और या होते आ रहा था या होते आ रहा होगा. एंड स्टिल इन कंटिन्यूएशन, मनुष्य काम का होने का, वो काम होने कंटिन्यू है. वो कंटिन्यूड एक्शन को कंटिन्यूस कहते हैं. ठीक है. तो अब हम क्यों नहीं अब बारी बारी से सब एक फॉर्म्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं और उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं. पहले हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं. प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में कौन पहले शुरू में क्या बोले थे हम?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले पहचान बताएंगे। पहले किसी से जब तक हम जान पहचान नहीं करेंगे तो हम उसके बारे में उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, किस चीज़ का ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, ये किसी से होगा जब उसके रिकॉग्निशन से। जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक हम उसका आवभगत कैसे करेंगे, कैसे भाई आप कौन हैं, किस तरह का वाक्य है, इसका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग वे। तो बहुत लोग पहचान में कहते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि, तो वाक्य के अंत में नहीं, तो मैं कहता हूँ कि पेड़ पर तोता है, वहाँ कलकत्ता है, ठीक ना, वह सीता है, तो बच्चे बड़ी मुस्कुराते हैं कि नहीं नहीं सर, ये नहीं सर। तब कैसा सर, प्रश्न उठता है कि तब कैसा होगा। तो वर्ब में यानी एक्शन में ता लगा रहना चाहिए। जैसे पढ़ता है, खेलता है, सोता है, हंसती है, जाती है, सब एक्शन में, वर्क में, एक्शन में लगना चाहिए ता है ती है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तुम लोग बाजार जाते हो, वह घर जाती है। बच्चे शोर मचाते हैं। इस तरह से मैं गौर कीजिएगा, 4 सेंटेंस लिखा है मैंने। और अब बारी बारी से देखते हैं ये कैसे। और इसे शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि किसी भी टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, दूसरे नंबर पे वर्ब लिखा जाता है और तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो गौर करने वाली बात है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फिक्स होता है। सब्जेक्ट अगर मैं हूँ, सब्जेक्ट अगर तुम लोग है, सब्जेक्ट अगर वह है, तो वह का ही होगा। किसी भी टेंस में वह का ही होगा या शी होगा, ठीक है। मैं का हमेशा चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, क्या होगा, मैं का आई ही होगा। अगर मैं किताब पढ़ता हूँ तो किताब का बुक ही होगा। किसी यानी कि प्रेजेंट में बुक हो जाएगा और पास्ट में टेबल हो जाएगा और फ्यूचर में बेंच हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नेवर। सो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स आर फिक्स। और पहले भी लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि वर्ब ही वेरिएबल होता है। वर्ब के लिए ही सारा नियम हम पढ़ते हैं कि किस टेंस के किस फॉर्म में कैसा वर्ब रखा जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। पहले सब्जेक्ट अगर पहचान लिए हैं, सब्जेक्ट कंसेप्ट मैंने दे चुका हूँ, और सब्जेक्ट पहचान लिए तो पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए। उसके बाद सोचिए कि वर्ब कैसा रहेगा। एक्सिलरी वर्ब रहेगा कि मेन वर्ब रहेगा, अगर रहेगा तो किस रूप में रहेगा, ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। तो सब्जेक्ट देखिए, अगर मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई तो एकदम लिख देंगे बिना सोचे समझे, मैं का आई लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में ऑब्जेक्ट का बुक लिख देंगे, तो क्या हो गया, आई बुक, मैं किताब। क्या ये सही लगता है? नहीं। क्यों सही नहीं लगता है? कि ये कंप्लीट मीनिंग वाला अभी वर्ड का एडजस्टमेंट नहीं है। और सेंटेंस का बताएंगे, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह, ग्रुप, जिसका कोई अर्थ निकले, उसको हम सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। राइट। सो आई बुक, मैं किताब, इसका कोई मीनिंग नहीं
तो पढ़ना का, अब पढ़ना का क्या होगा, बीच में रखना वर्ब को बोला है। आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक। अब प्रश्न उठता है कि ए क्यों रख दिया मैंने, ए क्यों रख दिया। तो ए आर्टिकल्स जब बताएंगे तो आपको हम बताएंगे कि अनिश्चित वस्तुओं के पहले ए एन का प्रयोग होता है और निश्चित वस्तुओं के पहले द का प्रयोग होता है। इतना ही भी समझिए कि अनिश्चित वस्तुओं, तो मैं एक किताब पढ़ता हूँ, मैंने कोई किताब ABCD एनी बुक पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं एक किताब पढ़ता हूँ। मैं एक किताब पढ़ता हूँ इसका मतलब क्या है, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। आई रीड ए बुक। अब ये प्रश्न उठता है कि कैसे, क्यों मैंने रीड लिखा, रीड में एस क्यों नहीं लगाया, रीडिंग क्यों नहीं लगाया। इस तरह से मन में प्रश्न, स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न उठ सकता है और गलती भी यही करते हैं। तो वर्ब के लिए नियम क्या है, आई यू ही शी इट। सॉरी, इसको बढ़िया से साफ साफ लिखते हैं। देखिए इसमें लगता है क्या, V1 माने वर्ब का फर्स्ट रूप या वर्ब में SES। तो जब या होगा तो अब इस रास्ते से जाना है कि इस रास्ते से जाना है, तो वहाँ पर हम लोग को सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ पर वर्ब को ज्यों कहते हुए रीड लिख देंगे, कहाँ रीड में एस लगाएंगे या एस लगाएंगे, जैसे भी जिसमें लगता है। तो V1 कब रखेंगे, आई के साथ, वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकेंड पर्सन के साथ और दे के साथ। दे का मतलब देखिए ए हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। अब एस SP TP ये सब आपको एब्रीविएशन जानना चाहिए। FS मतलब फर्स्ट सिंगुलर, AP फर्स्ट प्लूरल, SS सेकेंड सिंगुलर, SP सेकेंड प्लूरल, TS थर्ड सिंगुलर एंड TP थर्ड प्लूरल। इस टाइप के ऐसा एब्रीविएशन इसलिए लिखते हैं कि जगह कम फार्मूला टाइप का बनाने में आपको सहूलियत होगी। TAFS I FP V SSP मैंने सेकेंड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, TP थर्ड पर्सन प्लूरल, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जैसे ही शी इट और एनी नेम के साथ वर्ब में एस लगेगा। और तीसरा नंबर पर बताया था क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, जो मिटा दिया था इसलिए कि इस बीच में कुछ वर्ब के बारे में कुछ बताना था। ऑलराइट, सो अब देखिए मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। आई चूँकि आया, आई वर्ब में V1, आई का क्या करना है, आई के साथ क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म, इस सब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना है, दे के साथ भी फर्स्ट फॉर्म यानी थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। और इसमें क्या करना है, एस का वर्ब में लगेगा जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, जैसे अब पहले दूसरा बना लेते हैं, इसके बाद तुम लोग बाजार जाते हो, यू, तो यू के साथ लास्ट में क्या है, मार्केट, बाजार, तुम बाजार, तो तुम बाजार जाते हो,
तुम सब्जेक्ट के बाद क्या बोले हैं, जाना का क्या होगा, गो, वर्ब लिखना है, यू गो, और कोई प्लेस है तो टू लगा देते हैं। अभी बताएंगे डिटेल में, जब प्रीपोजिशन बताएंगे तो टू कहाँ होगा, एट कहाँ होगा, ऑन कहाँ होगा। यू गो टू मार्केट। एक प्रश्न उठ सकता है कि इसमें सर ऑब्जेक्ट कहते थे, ऑब्जेक्ट कहाँ गया? तो हो सकता है कि किसी वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब हम क्या और किसको जब प्रश्न का जवाब मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो अन्य शब्द भी ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं। ठीक है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है अगर, तो कोई बात नहीं है। यू गो टू मार्केट, वह घर जाती है, तो वह क्या लिख दें, क्या बोले, ही, नो, जाता है रहता तो ही लिखते, जाती है तो शी लिखेंगे। शी, अब देखिए वर्ब कैसा रखेंगे, ही, शी, इट और एनी नेम। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कैसा रखेंगे, वर्ब में एस ई एस। तो गो में क्या लगता है, ई एस लगता है, गोज होम। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आ गया, होम। होम किसे कहते हैं, इसका तो हाउस भी लिख सकते थे, तो दोनों हो सकता है। हाउस के पहले हमेशा टू लगता है, ऐसा भी हो सकता है था, शी गोज टू हाउस। हाउस रहेगा तो टू लगेगा, होम रहेगा तो टू नहीं लगेगा। क्यों? ये बहुत ही बारीक चीज़ है। हाउस और होम में पूछ सकते हैं आप किसी से, अंतर क्या है, हाउस और होम में क्या अंतर होता है? तो हाउस होता है एनी स्ट्रक्चर, जैसे देयर इज ए हाउस इन माय विलेज, मेरे गांव में एक घर है। ठीक है, चाहे देयर इज ए हाउस ऑन द रोड, रोड पर एक घर है। लेकिन कोई कहे कि मैं छुट्टियों में घर जा रहा हूँ, तो ये नहीं कि ड्यूरिंग वेकेशंस आई गो टू हाउस, नो, आई गो होम ड्यूरिंग वेकेशंस। घर, अपने घर को कहते हैं। ए स्पेसिफिक हाउस इज कॉल्ड होम, खास घर होम कहा जाता है, जहाँ पर व्यक्ति का परिवार अपने मकान में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, होम कहते हैं। हाउस एनी स्ट्रक्चर ऑफ क्या, ब्रिक्स एंड मोटर, एनीथिंग। सो तो इस तरह से गोज टू हाउस, और हाउस के पहले ध्यान रखिएगा हमेशा टू लगेगा, होम के पहले कभी भी टू नहीं लगता है। और लास्ट है बच्चे शोर मचाते हैं। चिल्ड्रेन, शोर मचाना का होता है, इसमें वर्ब क्या है, शोर मचाना। तो शोर मचाना का होता है मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। इस तरह आज मैंने टाइम टेंस का कंसेप्ट देते हुए और प्रेजेंट इंडेफिनिट तक बताया, और इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी कंक्लूडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, present perfect tense and present perfect continuous tense. Thank you.